जे न्यूज एंड व्यूज की ओर से आप सबको हार्दिक नमस्कार। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। ये अग्निपथ या अग्निवीर का जो टॉपिक चल रहा था उसका आज पार्ट 2 है। कल मैंने आप लोगों से वादा किया था इसकी हकीकत क्या है, सरकार कहां तक ठीक है, कहां तक आंदोलनकारी सही है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इसका कुछ बैकग्राउंड भी हम लोग ढूंढेंगे कि सरकार क्यों यहां तक पहुंची है। और ये भी बैकग्राउंड हम ढूंढेंगे कि क्या सिर्फ कोचिंग वाले ही आंदोलनकारियों को भड़का रहे हैं, क्या सिर्फ राजनीतिक दल ही आंदोलनकारियों को भड़का रहे हैं, या फिर कुछ आंदोलनकारी स्वतः आए हैं, कुछ देखा देखी में आए हैं और कुछ अपने राजनीतिक रोटियां सेकने आए हैं। बात करते हैं कि आज दिन भर क्या क्या हुआ है। आज दिन भर आंदोलन फिर जारी था, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और कुछ जगह पर नेताओं के बिगड़े बोल भी सुनाई पड़े। कई स्थानों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज हुई है, और ये सब जो डिटेल है ये आपको समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों में मिल जाएगा। मैं आपसे जो तबसरा कर रहा हूं या जो विश्लेषण कर रहा हूं वो बात ये है कि इस मुकाम तक बात क्यों पहुंची। क्या सरकार जिम्मेदार है या फिर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी जिम्मेदार है। सबसे पहले मैं बात करूं, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों प्रमुखों से आज बातचीत की सुबह के समय में, और उन्होंने अपनी कंसर्न और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञता को दर्शाया। उसके बाद शाम को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के नेतृत्व में सेना के तीनों अंगों के नंबर 2 रैंक के अधिकारी प्रेस के सामने आए। उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। उन्होंने कोशिश की कि जनता की क्वेरी को और जो आम लोगों के बीच में जो धारणा बनी हुई है उसको दूर किया जा सके, उसको क्लियर किया जा सके। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, हमारे साथ जो अग्निवीर जुड़ना चाहता है वो प्रतिज्ञा लेगा उसने किसी प्रदर्शन या तोड़फोड़ में हिस्सा नहीं लिया है। फौज में पुलिस वेरिफिकेशन के बिना कोई नहीं आ सकता है और आज के दौर में फोटो वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है। इसलिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों से ये अनुरोध है कि कृपया वो प्रदर्शन में न शामिल हो। अगर एफआईआर में उनका नाम आ जाता है, उनकी फोटो आ जाती है, तो वो सेना की भर्ती से पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएंगे, उन पर रोक लग जाएगी। इसलिए वो अपना समय और अपना भविष्य खराब न करें। इसी मौके पर नौसेना के एडमिरल डीके त्रिपाठी ने कहा, हम महिला अग्निवीर भी ले रहे हैं। उसके लिए हमारी ट्रेनिंग में जो संशोधन करना है उसके लिए काम शुरू हो चुका है। हमें 21 नवंबर का इंतजार है। मुझे आशा है कि महिला और पुरुष अग्निवीर आईएनएस चिल्का, ये उड़ीसा में है, आईएनएस चिल्का जो बेस है वहां पर रिपोर्ट करेंगे। ये 21 नवंबर की बात है। इसी मौके पर एयरफोर्स के एयर मार्शल एसके झा ने कहा, भारतीय वायुसेना में 24 जून से अग्निवीरों के पहले बैच को लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसी के तहत उस पर रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 1 महीने बाद 24 जुलाई से फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दिसंबर के अंत तक अग्निवीर के पहले बैच को वायुसेना में शामिल कर लेंगे। 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने यह भी स्पष्ट किया, सियाचिन तथा अन्य क्षेत्रों में अग्निवीरों को वही भत्ता मिलेगा या वही सुविधाएं मिलेगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों को दी जा रही है। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसी बीच में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बयान दिया है,
स्वर्णिम भविष्य बनाने का मौका हमारे युवाओं को मिल रहा है। अगर आपको योजना के बारे में कमी लगती है तो आप हमें बताएं, यह कौन सा तरीका है? बसें, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हो रहा है, ऐसे में कई जगह दिक्कतें आएंगी। विपक्ष को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति सभी की है, उसके लिए हम सभी टैक्स देते हैं। अच्छी योजना आ रही है, सभी विभाग लेने के लिए तैयार है। कुछ गलत फहमियां थी, वह भी दूर हो गई हैं। इसके बाद भी अपनी बात पर अड़े रहना यह अच्छी बात नहीं है। मैं युवाओं से अपील करूंगा कि जो सुनहरा अवसर आया है उसे अपने हाथ से जाने न दें। भविष्य उज्जवल है, आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। रक्षा मंत्रालय की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि अब सेना के तीनों अंगों में उस तरह की भर्तियां नहीं होंगी जैसे पहले हुआ करती थी, और सिर्फ अग्निपथ के जरिए ही भर्ती होंगी, ये रक्षा सचिव ने बयान दिया है। ये योजना किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी, ये भी उन्होंने कहा है। तीनों सेनाओं में अग्निवीरों के जरिए ही भर्ती होगी। उन्होंने एक बार फिर से स्पष्ट किया है, हिंसा में शामिल लोगों की भर्ती किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। यानी कि सेना अब कड़ाई के मूड में आ गई है। वो जानती है कि जो यहां अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हैं, वो फौज में जाने के बाद किस तरह से अनुशासन का पालन करेंगे, किस तरह से डिसिप्लिन्ड रहेंगे, क्योंकि ये बल, ये फोर्स डिसिप्लिन फोर्स कहलाते हैं। यहां पहली प्राथमिकता अनुशासन की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार। मां भारती की सेवा के लिए अग्निपथ एक बड़ा कार्यक्रम है। अग्निवीर तैयार करना एक बड़ा कार्यक्रम है। इस पर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ये तो थी आज की हलचल। मैं अब थोड़ा सा बात बताने जा रहा हूं कि जो पिछले 50 सालों में मैंने खुद सेना के साथ और सेना से जुड़े हुए लोगों के साथ में जो बदलाव देखे हैं, उसे मैं 2-3 मिनट के अंदर आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। मेरा जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बाराबीसी पट्टी है, वहां हुआ। हालांकि मैं 8th 9th के बाद से उस बाराबीसी को छोड़ करके पहले अल्मोड़ा आया, उसके बाद फिर मैं इलाहाबाद पढ़ने चला गया। फिर बाद में मैंने लखनऊ में अखबार नवीसी की। 1984 में जिस वर्ष इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उस साल मैंने प्रिंट मीडिया में पदार्पण किया। अब बात थोड़ा सा और पीछे मैं जाता हूं, यानी कि 1984 के पहले। मैं छोटा सा रहा होगा, लेकिन होश थी मुझे। एक सज्जन 5-6 लोगों के साथ चलते हुए आते हैं मेरे पास में। वो पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने जितना उस समय मुझे आता था, मैंने उनको जवाब दिया। संभवतः ये मेरी बाल सुलभ जिज्ञासा रही होगी। मैंने उनसे भी सवाल कर लिया कि आपको मैंने इस इलाके में पहली बार देखा है, क्या आप अपना परिचय देंगे? तो उनके साथ खड़े एक व्यक्ति ने कहा कि ये लेफ्टिनेंट जनरल GS रावत यानी कि गजेंद्र सिंह रावत जी हैं, और अभी थल सेना में उपाध्यक्ष के पद पर हैं। उस समय मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता था कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या होता है, लेकिन बहरहाल आधा घंटा हम लोगों ने काफी बातचीत की। हम लोग फुटबॉल भी खेल रहे थे, थोड़ी देर वो हम लोगों के साथ मिक्सअप हुए, और उसके बाद वो करीबन 5-6 दिन तक अपने गांव में रहे, यानी कि हम जहां रहते हैं पास में ही उनका घर था। रोज सुबह शाम मुलाकात होती थी, और उनके असिस्टेंट लोगों से फिर धीरे धीरे जानकारी मिली कि ये सेना के सबसे बड़े पद के बाद जो दूसरे नंबर का पद है, उसमें आरूढ़ हैं। फिर वहीं से आर्मी के बारे में एक जिज्ञासा मन में जगी, तो मुझे फिर आर्मी के ऑफिसर कैडर के बारे में उन्हीं लोगों से एक क्लियरिफिकेशन हुआ कि कैप्टन कौन है, मेजर कौन है, ब्रिगेडियर कैसे होता है,
और उसके बाद कहां से वो स्टार ऑफिसर हो जाते हैं, यानी कि कंधे में स्टार लगने शुरू हो जाते हैं। ब्रिगेडियर कौन है, मेजर जनरल क्या होता है, लेफ्टिनेंट जनरल क्या है, कोर कमांडर्स क्या होते हैं, लास्ट में जीओ इन चीफ, कमांडिंग इन चीफ, वो क्या है, और जनरल साहब कौन होते हैं। जनरल साहब मैं बचपन से सुनता आया हूं। इसकी वजह यह है कि मेरे गांव से लेकर के उस पूरे क्षेत्र में सैकड़ों, क्या कहें, हजारों की संख्या में कार्यरत या सेवानिवृत्त फौजी रहते हैं। जहां पर हम लोगों का घर है वो एक छोटा सा टाउन है, कस्बा है। 15-20 गांव के लोग वहां खरीदारी करने आते हैं, जिसकी वजह से बचपन से सबसे परिचय होने के कारण वो अगर ऑफिसर भी हो जाते हैं तो भी अगर गांव आते हैं, हम भी अपने गांव में हों तो मुलाकात हो जाती है। 2020 में कोविड से पहले अपने पुराने मकान के रिनोवेशन के सिलसिले में देवलथल वाराणसी में था। 3 महीना करीबन में वहां रहा। इस दौरान काफी नए पुराने लोगों से मुलाकात हुई, तो पता चला कि 1 दर्जन से ज्यादा तो ब्रिगेडियर उस इलाके में हैं, कुछ मेजर जनरल भी हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल वहीं जीएस रावत जी के परिवार के ही एक और सदस्य बाद में हुए थे, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचे थे। मैं सब ये क्यों बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि आर्मी में होने वाली छोटी बड़ी हरकतों के लिए हम सदा से जिज्ञासु रहे हैं। बचपन से ही हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी कि आर्मी में क्या हो रहा है, कब पेंशन बढ़ने वाली है, कब वेतन बढ़ने वाला है, कब पद बढ़ने वाले हैं, भर्ती कब आ रही है। हमारे देवलथल में असम राइफल्स की भर्ती आया करती थी, 2-3 साल से वो भी नहीं आई है। वहां के युवा बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। कई पेचीदगियां हैं, इन पेचीदगियों को हमें समझना चाहिए। हमें यह भी जानना चाहिए कि हमारे देश में कई गांव, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां आर्मी में जाना, जहां फौज में जाना एक शान का, इज्जत का कार्य समझा जाता है। आप उनसे किसी और जगह जाने के लिए कह दीजिए, ज्यादा पैसा मिलेगा ये भी बता दीजिए, संभवतः वो लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग जब पाकिस्तान से बात आती है, पाकिस्तान से लड़ाई की, तो बार बार ये कहते हैं कि तुम्हारे पास अमेरिका के दिए हुए हथियार होंगे, लेकिन हौसला कौन देगा? हौसला भारतीयों के पास में है। हम लोगों ने हौसला 1999 के करगिल वार पर दिखाया है। उनकी फौज हाई एल्टीट्यूड में थी, हमसे बहुत ऊंचाई में थी, इसके बावजूद हमारी फौजों ने नीचे से हमला करके रात में अंधेरे में अकेले 2-3 लोगों की पार्टी के साथ जाकर के चोटियों को फतह की और पाकिस्तानियों को खदेड़ा है। तो ये हौसला, ये जज्बा केवल भारतीय सेना में ही है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारी सेना की औसत आयु थोड़ा सा बढ़ गई है। बात सही है। हम जब किताबी आंकड़ों में देखें तो हमारी भारतीय सेना की उम्र ज्यादा होगी। करगिल वार के बाद और उससे पहले जब श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स में हमारी सेना गई थी, और उसके बाद 2002 में और 2014-2015 में कई सर्वे किए गए, कई रिपोर्ट्स आई, और जिन्होंने आखिरी में यह कहा कि हमारी सेना का आधुनिकीकरण होना चाहिए और कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सीओ ऑफिसर की जो उम्र है वो 30 के आसपास रहनी चाहिए, 30-32 की उम्र रहनी चाहिए। यह नहीं कि 35-40 के बीच की हो। हमारे आंकड़े तो बता रहे हैं कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर 45 साल के हैं। सेना का मनोविज्ञान कहता है कि 30-35 साल का अगर सीओ हमारा होगा और 20-22 से 25 साल के बीच का हमारा जवान उसके साथ में होगा, तो उस सेना को कोई नहीं हरा सकता है, वो हर जगह जाके फतह कर सकती है। तो इन्हीं रिपोर्ट्स में, इन्हीं के हवाले से जो बात आई कि अपनी सेना का आमूलचूल परिवर्तन करना है, सेना में नयापन लाना है, वो उसी के तहत ये अग्निवीर और अग्निपथ का जो मार्ग चुना गया है वो ये है। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा, युवा थोड़ा सा जिद्दी हो सकते हैं, युवा थोड़े से व्यग्र हो सकते हैं। वो जल्दबाजी में कोई काम, उन्होंने इस योजना को समझा नहीं, उससे पहले विरोध शुरू हो गया। लेकिन मेरा स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार, विशेषकर रक्षा मंत्रालय से आग्रह है, पिछले 2 साल में उनकी जो भी भर्ती प्रक्रिया थी,
जिसमें काफी कुछ अभ्यर्थियों ने रिटर्न पास कर लिया था, मेडिकल पास कर लिया था, यानी कि आखिरी दौर में उनकी नियुक्ति पहुंच चुकी थी। ऐसे युवाओं को आप किसी अन्य जगह, अगर आर्मी में नहीं भर्ती कर पा रहे हैं तो किसी अन्य जगह प्राथमिकता दे करके उनको रोजगार का अवसर प्रदान करें। आज मुझे ये बात अच्छी लगी, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि 2 साल पहले जो मेडिकल हो चुका था, उसके बाद कोविड जैसी महामारी आई है और कई लोगों में मेडिकल चेंजेस देखे गए हैं, और 2 साल पहले के मेडिकल को आज हम मान्य करें, ये हमारे लिए संभव नहीं है, ये फौज के लिए संभव नहीं है, क्योंकि फौज का जो फौजी है वो हर समय चुस्त और दुरुस्त रहना है। उसका मेडिकल आज ही होगा या इस नए दौर में होगा। लेकिन मेरा आग्रह है कि जिन भी लोगों ने वो 100, 200, 500, 1000 जितने भी लोग हैं, उन्होंने अगर रिटन पास कर लिया है, उन्होंने मेडिकल पास कर लिया है, फिजिकल पास कर लिया है, उनको अगर आर्मी में एडजस्ट करना नहीं संभव है तो किसी अन्य जगह प्राथमिकता दे करके उनके आक्रोश को शांत किया जाए। चर्चा को यहीं पर रोक रहा हूं, इसलिए ये चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है। संभवतः कल या परसों एक बार फिर हम इस विषय पर बात करेंगे। 21 तारीख को योग दिवस आ रहा है, उम्मीद है कि आप योग दिवस की तैयारी कर रहे होंगे। आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।